इन साथियों, मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ चुके हैं। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र के वर्गीकरण में हमने बताया था कि जो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण है उसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक होती है राज्य अर्थव्यवस्था, एक होती है पूंजीवाद, एक होती है राज्यवाद, एक होती मिश्रित। यह राज्य अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं। देखिए, हमने बताया था कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। हमने बताया था जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है इसका जो सिद्धांत दिया, इसका सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। और कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? एडम स्मिथ ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? हमने बताया था हस्तक्षेप का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत है क्या? हस्तक्षेप का सिद्धांत है क्या? हमने बताया था कि हस्तक्षेप का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें सरकार के नियंत्रण का अभाव रहता है। क्या रहता है? सरकार के नियंत्रण का अभाव रहता है। सरकार के नियंत्रण का अभाव रहता है। अर्थात सरकार उसमें पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि सरकार को किससे मतलब रहता है? सरकार को टैक्स से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है? सरकार को टैक्स से मतलब रहता है। वहीं हम आगे बात करते हैं। हमने बताया था कि जो राज्य अर्थव्यवस्था है, राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने बताया था। किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने बताया था। और कार्ल मार्क्स ने जो बताया था, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम था? दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल्स। और दास कैपिटल्स में इन्होंने बताया कि राज्य अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है। वहीं हम आगे बात करते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जो समाज के लिए कार्य करे। किसके लिए कार्य करे? हमने बताया था जो समाज के लिए कार्य करे। किसके लिए कार्य करे? जो समाज के लिए कार्य करे। बाजार अर्थव्यवस्था में हमने क्या बताया था? इसमें अधिक से अधिक लाभ की बात की गई थी, लेकिन इसमें अधिक से अधिक लोगों के भलाई के लिए बात की गई थी ना। राज्य अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक समाज के भलाई के लिए कार्य किया गया था और इसमें जो होता है इसमें अधिक से अधिक लाभ की बात की गई है। वहीं हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में, तो जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि ये उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था थी। किसकी अर्थव्यवस्था थी? उद्योगपतियों की। तो नोट पॉइंट राइट करिए सभी लोग। देखिए, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में राज्य अर्थव्यवस्था अपनाई गई। राज्य अर्थव्यवस्था अपनाई गई। हमने बताया कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के विरोध में राज्य अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? कार्ल मार्क्स ने। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? दास कैपिटल्स। कौन सी थी? दास कैपिटल्स। ठीक। वहीं हम बात करते हैं
राज्य अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। राज्य अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। हमने बताया था कौन कौन सी? एक समाजवाद, एक समाजवाद, एक साम्यवाद। एक समाजवाद, एक साम्यवाद। देखिए समाजवाद अर्थव्यवस्था हमने बताया था, समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन सा था? समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश रसिया था। कौन सा था? रसिया था, रूस। कब अपनाया था? 1917 को। समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? रसिया था। और समाजवाद अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होगा? जन कल्याण करना। समाजवाद अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाजवाद अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना, जन कल्याण करना। अर्थात राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को पढ़ेंगे। दो प्रकार बांट के पढ़ते हैं, एक होता है समाजवाद, एक होता है साम्यवाद। एक होती है समाजवाद अर्थव्यवस्था, एक होती है साम्यवाद अर्थव्यवस्था। और समाजवाद अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश रसिया था। इसने कब अपनाया था? 1917 ईस्वी में। और हमने बताया इसका उद्देश्य क्या था? जन कल्याण करना। क्या करना था? जन कल्याण करना था। ठीक। और जो समाजवाद अर्थव्यवस्था है, समाजवाद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका रहेगा? समाजवाद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका रहेगा? किसका रहेगा? सरकार का। किसका रहेगा? सरकार का। या इसी को हम कह सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का। अर्थात जो समाजवाद अर्थव्यवस्था है, समाजवाद अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का। या फिर नियंत्रण किसका रहेगा? सार्वजनिक क्षेत्र का। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं साम्यवाद अर्थव्यवस्था कैसी। देखिए जो साम्यवाद अर्थव्यवस्था है ये भी किसका भाग है? राज्य अर्थव्यवस्था का। लेकिन जो साम्यवाद अर्थव्यवस्था होती है ये इससे और व्यापक होती है। क्या होती है? और व्यापक होती है। हम इसके बारे में बात करते हैं। समाजवाद अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। साम्यवाद अर्थव्यवस्था हम लोग समझते हैं कि साम्यवाद अर्थव्यवस्था कौन सी। साम्यवाद अर्थव्यवस्था, देखिए साम्यवाद जो अर्थव्यवस्था ना, इसमें ये समझ सकते हो ये तानाशाही की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है? तानाशाही की तरह कार्य करती है। एग्जाम्पल की तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे चीन हो गया हमारा, उत्तर कोरिया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सरकार के मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसका जो ढांचा होता है ना, इसका बहुत मजबूत ढांचा होता है ना। सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन समाजवाद से भी ये मजबूत होती है ना। तो ये समाजवाद से भी मजबूत होती है। ये समाजवाद से भी मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था होती। इसको ये समझ सकते हो कि एक तानाशाही अर्थव्यवस्था होती है। कैसी अर्थव्यवस्था होती है? तानाशाही अर्थव्यवस्था होती है। और इस पर भी जो नियंत्रण रहेगा, इस पर भी जो नियंत्रण रहेगा वो नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का। किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार। वहीं आगे हम बात करते हैं, हमने बताया कि जो समाजवाद अर्थव्यवस्था है इस पर भी नियंत्रण सरकार का रहेगा। और साम्यवाद अर्थव्यवस्था भी नियंत्रण किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। लेकिन साम्यवाद अर्थव्यवस्था में आप सरकार के मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उत्तर कोरिया में है, कौन सी न्यूज चलाना है कौन सी नहीं, इसका भी निर्धारण कौन करता है? वहां का जो भी सरकार, वहां जिसकी सरकार। इसी प्रकार चीन है। तो साम्यवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश कौन से हैं? जैसे चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। आगे हम बात करते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो गया। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या बताया था हमने?
केंद्रीकृत व्यवस्था है और केंद्रीकृत व्यवस्था के साथ साथ संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। संचालन के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। संचालन के एक प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा और इसमें भी कल्याण की बात की जाती है। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। हमने बताया कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ की बात की गई थी। अधिक से अधिक लाभ की बात की गई थी। वहीं पर राज्य अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक जन कल्याण की बात की गई है। देखिए होता क्या है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में लाभ जो भी हितैषी है, अर्थात जिसकी भी स्थापना है, जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिसने भी उद्योग लगाया है, वो अधिक से अधिक लाभ के बारे में सोचेगा। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था में क्या है? देखिए राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार कभी कभी घाटे में चली जाती है। किसमें चली जाती है? घाटे में चली जाती है, क्योंकि जो भी सरकारी चीजें होती हैं उसमें जो भी उसका ढांचा होता है, जो भी उसके कर्मचारी होते हैं, वो बेहतरीन ढंग से कार्य नहीं करते हैं। तो होता क्या है, कुछ देशों के पास ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि ना तो वो पूरी तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था को लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी, वो स्थितियां उस समय विपरीत थी, और उतना पूरी तरीके से वो राज्य अर्थव्यवस्था को अपना सकते थे, क्योंकि राज्य अर्थव्यवस्था में घाटा ही अधिकतर होता है। तो कुछ देशों के पास ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, तो उन लोगों ने क्या किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था के साथ साथ राज्य अर्थव्यवस्था को भी अपनाया, और वही अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में राइट करिए, लिखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर किसका स्वामित्व रहेगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधन के साधनों पर किसका स्वामित्व रहेगा? किसका स्वामित्व रहेगा? निजी ना, निजी एवं सरकारी, निजी एवं सरकारी स्वामित्व रहता है। निजी एवं सरकारी स्वामित्व रहता है। हमने बताया कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था थी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसी को कौन से अन्य नाम से जानते थे? बाजार अर्थव्यवस्था। किस नाम से जानते थे? बाजार अर्थव्यवस्था। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया और राज्य अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया, अर्थात दोनों चीजों का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यही व्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश कौन से हैं? इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? इसकी विशेषताएं भी तो कुछ होंगी, तो राइट करिए विशेषताएं। विशेषताएं में राइट करिए। इसमें देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है।
और वहीं आगे हम बात करते हैं सरकार की नियामक के रूप में, किसमें? सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है। नियामक के रूप में भूमिका, सरकार की कैसी भूमिका होती है? नियामक के रूप में भूमिका होती है। और इस पर अगर नियंत्रण की बात करें, हमने बताया कि इस पर नियंत्रण किसका होता है? निजी एवं सरकारी स्वामित्व रहता है ना। और आगे हम बात करते हैं विचार, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया? हमने बताया जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, इसको इसका विचार किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। राज अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? किसने दिया था? जे एम किन्स ने। किसने दिया था? जे एम किन्स ने। किसने दिया था? जे एम किन्स ने। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थात जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका जो विचार जे एम किन्स ने दिया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखो, लोगों का कल्याण हो। सबसे पहली चीज क्या होगा? लोगों का कल्याण हो। लोगों का कल्याण हो और लाभ भी हो। देखिए, जैसे लोगों का कल्याण हो, हमने बताया कि जाहिर सी बात है कि अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बाजार अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप है, तो जाहिर सी बात है कि जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, इसकी जो चीजें इसमें शामिल की जाएंगी, वो क्या सोचेंगे कि अधिक से अधिक क्या हो? लाभ हो। अधिक से अधिक क्या हो? लाभ हो। लेकिन जो राज्य अर्थव्यवस्था है, किसमें सम्मिलित रूप किया गया है, वो क्या चाहेगी कि लोगों का कल्याण हो। जैसे मान लीजिए कि राशन मिलता है, राशन मिलता है ना, तो इसमें क्या 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो चावल मिलता है, तो क्यों मिलता है? लोगों को कल्याण हो ना, लोगों का क्या हो? कल्याण हो। इसी प्रकार कई ऐसी अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, उसका उद्देश्य क्या रहता है? लोगों का कल्याण हो। क्या हो? लोगों का कल्याण हो। राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं? अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो अगली हेडिंग डालिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अर्थात जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन से? इसी को हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन कौन सी हैं? हमारी अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख समस्याएं। कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? एक तो नंबर 1, व्हाट टू रिप्रोड्यूस, अर्थात क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा, हाउ टू रिप्रोड्यूस, अर्थात कैसे उत्पादन किया जाए। तो इसकी पहली पहली समस्या क्या है? इसकी पहली समस्या क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा है व्हाट टू प्रोड्यूस। तीसरा है whom टू प्रोड्यूस। अर्थात हाउ मतलब क्या होता है? कैसे, कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरी चीज, क्या उत्पादन किया जाए। और तीसरी चीज, किसके लिए उत्पादन किया जाए। हमने बताया
जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसकी केंद्रीय समस्याएं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, क्या उत्पादन करना है, देखिए नंबर 1 पे ये है, नंबर 1 पे ये है, 2 ये है, 3 ये, ठीक। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। देखिए जैसे क्या उत्पादन करना है हमने बताया था, हम शुरू में ये चर्चा कर चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो क्या हैं, अनंत हैं, असीमित है ना, लेकिन जो संसाधन वो क्या हैं, सीमित है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं ना, जो इसकी इच्छाएं हैं, जो इसकी इच्छाएं हैं वो क्या हैं, असीमित है ना, क्या है, असीमित है। लेकिन जो संसाधन है, संसाधन हमारे क्या हैं, सीमित है ना, संसाधन हमारे क्या हैं, सीमित है। अब जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास मान लीजिए 3 बीघे खेती है, कितने हैं, 3 बीघे खेती है, तो तुम्हारी उसमें इच्छा बहुत चीज है कि मैं धान भी लगा लूं, मटर भी बो लूं, गेहूं भी उगाऊं, सरसों, सभी फसल उत्पादन करें। तो इच्छाएं तो अनंत हैं, लेकिन संसाधन तुम्हारे पास क्या है, सीमित। संसाधन तुम्हारे पास क्या है, सीमित है। तो हमें क्या उत्पादन करना है, ये एक केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। क्यों, हमने बताया कि इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अब तुम्हारी इच्छा तो बहुत है कि मैं ये कर लूं, लेकिन आपकी इच्छाओं से नहीं, आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। तो पहली अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या हमने बताया कि क्या उत्पादन करना है। क्या उत्पादन का मतलब, क्या आप हर चीज उत्पादित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। दूसरी चीज क्या है, कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। आप मान लीजिए जिस चीज का उत्पादन कर रहे हो उसके लिए आप किसका सहारा लोगे, आप इसके लिए किसका सहारा लोगे, आप इसके लिए श्रम का सहारा लोगे, श्रम का सहारा लोगे ना, या फिर मशीन का सहारा लोगे, मशीनरी का सहारा लोगे। जैसे मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हो या आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो, तो आप उसमें किसका सहारा लोगे, 2 चीजें है ना, खेती करने के लिए या तो आपको श्रमिक चाहिए या फिर मशीनें चाहिए। देखिए अगर आप मशीन का सहारा ले रहे हो, अगर आप मशीन का सहारा ले रहे हो तो उत्पादन तो बढ़ेगा, उत्पादन तो बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, अब एक फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए आपको नाले की कोई सफाई करानी है, मान लीजिए कि एक जेसीबी आपने लगवा दिया, एक दिन में बहुत साफ कर डालेगी, सफाई कर डालेगी। वहीं पर आपको मजदूर अगर डालोगे तो समय ज्यादा लेगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी ना। अर्थात भाई आप जब मशीनीकरण का सहारा लोगे, तो जब मशीनीकरण का सहारा लोगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा, समय कम लगेगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही अगर हम बात करते हैं, अगर श्रमिक से कर रहे हो तो जो उत्पादन है, उत्पादन तो कम होगा लेकिन बेरोजगारी भी कम रहेगी, क्योंकि उसमें कई लोग श्रमिक हैं जो हैं वो उसमें संलग्न रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। वहीं हम आगे बात करते हैं, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना। अब ये समझिए, देखिए हमने बताया कि मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि एक अमीर की इच्छाएं हैं, एक किसकी इच्छाएं हैं, अमीर की इच्छाएं, और एक किसकी हैं, गरीब की इच्छाएं। एक अमीर की इच्छाएं हैं, एक गरीब की इच्छाएं हैं। तो आप किसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करोगे, अमीर के या गरीब के, अमीर के ना, अमीर के उत्पादन। जैसे मान लीजिए आज सड़क पर निकलो, तो सड़क पर मान लीजिए कि दिन भर में अगर 20 साइकिल निकलेंगी तो आपको 100 मोटरसाइकिल निकलेंगी, 100 मोटरसाइकिल निकलेंगी। आज के समय में जितने मोटरसाइकिल बिक रही हैं, क्या उतनी साइकिल बिक रही, नहीं बिक रही ना। तो समझ सकते हो, ये 3 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है या कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो हमको केवल बस इसको याद करना, इसको एक्सप्लेन जो है थोड़ा बहुत हमने किया। हमने फिर से एक बार हम लोग चर्चा करते हैं, क्या उत्पादन करना है, आपके पास संसाधन सीमित हैं,
आप संसाधन के अनुसार ही तो उत्पादन कर सकते हैं। क्या आप मान लीजिए आपके पास 1 बीघे खेती है, 1 बीघे खेती, तो आप उसमें क्या धान, मटर, बागवानी, सरसों, तिलहन सभी चीज हो जाएंगी? नहीं हो सकती। दूसरी चीज हमने बताया कैसे उत्पादन करना है। उत्पादन में आपको श्रम का सहारा, श्रमिक का सहारा लोगे या फिर मशीनीकरण का। अगर आप मशीनीकरण का सहारा लोगे तो उत्पादन तो बढ़ेगा, समय कम लगेगा, लेकिन साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। और वहीं अगर श्रमिक की बात, श्रम का मतलब श्रमिक ना, अगर आप श्रमिक का सहारा ले रहे हो, उत्पादन क्या होगा? उत्पादन तो कम होगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन बेरोजगारी कम हो जाएगी ना। और अगर वहीं हम बात करते हैं किसके लिए उत्पादन करना है, मान लीजिए 2 वर्ग हैं, एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, तो लोग किस वर्ग के जरूरतें पूरे करने के लिए अपने प्रोडक्ट देंगे? अमीर के। किसके लिए होगा? अमीर के लिए। तो सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगली हेडिंग सभी लोग डालिए, उत्पादन के साधन। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, उत्पादन के साधन। अगली हेडिंग डालिए, उत्पादन के साधन। अर्थात जो हम लोग हैं, अगर हम लोग किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो कौन कौन से साधनों की हमें जरूरत पड़ेगी, किन किन साधनों की जरूरत हमें पड़ेगी। उत्पादन के साधन। अच्छा, उत्पादन के साधन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? उत्पादन के साधन के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताइए भाई। सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूमि। ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके पास भूमि है, अगर आपके पास भूमि है तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? किराया। जैसे मान लीजिए सरकार का कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है, ये आपकी भूमि है और सरकार यहाँ कोई फैक्ट्री स्थापित करना चाह रही है, तो आपको भूमि वो आपसे लेगी तो आपको क्या मिलेगा? किराया देगी। या तो वो पूरा खरीद लेगी, पूरा अपने स्वामित्व में ले लेगी। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास जमीन है, कोई पेट्रोल पंप का मालिक क्या कहता है, इसको मुझको 25 साल के लिए दे दीजिए, तो 25 साल को आपका किराया फिक्स है। जैसे जो बैंकें खुलती हैं, क्या बैंक जो खुलती हैं उनके निजी निजी जमीन पे खुलती नहीं खुलती, उसको एक लीज पे दे दिया जाता है। 20 साल का एग्रीमेंट होता है या 30 साल का एग्रीमेंट होता है या जो भी होता हो, तो उसको उस जमीन के बदले क्या मिल रहा? किराया मिल रहा ना। तो जो लैंड है, जो भूमि है, नंबर 1 इसमें क्या होता है? भूमि। और भूमि अगर है तो उसमें आपको क्या मिलेगा? किराया। क्या मिलेगा? किराया। क्या मिलेगा? किराया। रेंट ना। क्या मिलेगा? किराया। वहीं दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, दूसरा उत्पादन के साधन में क्या होना चाहिए? उत्पादन के साधन में दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरी चीज क्या होनी चाहिए बताइए भाई। दूसरी चीज होनी चाहिए श्रमिक। क्या होने चाहिए? श्रमिक, लेबर। क्या होने चाहिए? लेबर। ठीक। लेबर को क्या मिलेगा? लेबर को क्या मिलेगा? हाँ, लेबर को उनकी क्या मिलेगी? मजदूरी। क्या मिलेगी? मजदूरी। भाई जैसे मान लीजिए आप किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो उसमें श्रमिक की जरूरत होगी ना, तो जो श्रमिक हैं, श्रमिक को उनके श्रम के बदले क्या मिलेगा? मजदूरी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी। वहीं आगे हम बात करते हैं, पूंजी। क्या होना चाहिए? पूंजी। पूंजी, कैपिटल जिसको कहते हैं ना, पूंजी। देखिए पूंजी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या, आपके पास एक जेसीबी है ना, तो जेसीबी आपकी पूंजी है। क्या है? पूंजी है ना। जेसीबी, जैसे मान लीजिए आपके पास जेसीबी है, जेसीबी आपकी क्या है? पूंजी है ना। पूंजी है ना। तो जो पूंजी आपके पास है उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको क्या मिलेगा?
पूंजी से आपको क्या मिलेगा? एक तरीके से कह सकते हो, आपने कोई पूंजी इन्वेस्ट किया तो आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ना। क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर हम चौथी बात करते हैं तो उद्यमिता होता है। क्या होता है? उद्यमिता। उद्यमिता, उद्यमिता में क्या मिलेगा? उद्यमिता में क्या मिलेगा बताइए? देखो, उद्यमिता किसे कहते हैं? जो मालिक है, जो मालिक है या फिर जिसके जिसके माइंड में, मस्तिष्क में ये विचार आया कि हमको इस चीज को उत्पादन करना है। जो मालिक है या जिसके मस्तिष्क में विचार आया है कि हमें यह चीज उत्पादन करना है, वो क्या कहलाती है? उद्यमिता। तो जो उद्यमिता है, जो मालिक है, वो क्या सोचेगा? उसको क्या मिलेगा? जो मालिक है उसको क्या मिलेगा? लाभ। क्या मिलेगा? लाभ, प्रॉफिट। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग। अगली हेडिंग डालिए, क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अगली हेडिंग हमारी रहेगी क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थात अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण करेंगे हम क्षेत्र के आधार पर करेंगे। और अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 4। कौन कौन से? राइट करिए। नंबर 1, विकसित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? एक हो गई विकसित अर्थव्यवस्था। नंबर 2 राइट करिए, विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी हो जाएगी अल्प विकसित। अल्प विकसित, या इसी को हम कह देते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था। क्या कह देते हैं? पिछड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था के जो आधार हैं, अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक होगा विकसित अर्थव्यवस्था, एक होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, और एक होगा अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसके अंतर्गत हम 3 चीजें शामिल करेंगे। एक हो जाएगा हमारा कृषि, एक हो जाएगा उद्योग, एक हो जाएगा सेवा। जिसे हम लोग पढ़ते थे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हालांकि आज के समय में चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी हो गया ना। जो बौद्धिक चीजें होंगी वो चतुर्थ श्रेणी में आएंगी, चतुर्थ क्षेत्र में आएंगी। और जो उच्च स्तरीय डिसीजन लेने वाली कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो पंचम क्षेत्र में आएगी ना। इसकी चर्चा हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। तो इन 3 चीजों के आधार पर हम इनको बांटेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, या इसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो विकसित देश है उसमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र की, किस चीज की भागीदारी रहेगी? कृषि की, उद्योग की, या सेवा की? किसकी रहेगी? जो विकसित है किसकी रहेगी? उद्योग की? नहीं, देखिए, जो विकसित है ना उसकी सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता देगा वो सेवा की देगा। किसकी देगा? सेवा। किसकी देगा? सेवा। सेवा के बाद किसका देगा? उद्योग को। किसको बढ़ावा देगा? उद्योग को। और सबसे कम कृषि। भारत कैसा देश है? भारत कैसा देश है? विकासशील देश। अभी भारत पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ, अभी भारत पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, विकास के पथ पर अग्रसर है ना। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था में
ये अपनी प्राथमिकता सबसे नंबर पर किसको देगा, सेवा को, दूसरे नंबर पर उद्योग को, और तीसरे नंबर पर कृषि को। अर्थात जो विकसित देश हैं, जिनकी जो अर्थव्यवस्था विकसित है, उनके यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज की प्राथमिकता उन लोगों की है, सेवा। अधिक से अधिक लोगों को सेवा मिले। दूसरी चीज उद्योग, फिर सबसे निचले स्तर पर वो क्या रखते हैं, कृषि। क्या रखते हैं, कृषि। वही हम बात करते हैं जो विकासशील देश है, जैसे भारत है, तो भारत किस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, भारत किस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, उद्योग को। अब भारत से हमको नहीं इसको करना, हमको ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना। भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किस चीज को बढ़ावा दिया जाता है, उद्योग को। किसका दिया जाता है, उद्योग। अर्थात सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, चूंकि अभी ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है। जब पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए तो क्या पूरी तरीके से सबको सेवा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और ये पूरी तरीके से विकसित हो गए हैं, इसलिए ये सबको सेवा दे सकते हैं। और अभी ये विकास के पथ पर अग्रसर हैं, इसलिए अभी ये सब व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक सेवा अपनी नहीं पहुंचा सकते। कि पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरे चीज पर अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर दूसरी प्राथमिकता इनकी क्या रहती है, कृषि। क्या रहती है, कृषि। और आज भी हम लोग अगर बात करें जो तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर सेवा है। क्या है, सेवा। तो जब तक हम लोग बेहतर सेवा नहीं दे पाएंगे तो उस हम किस चीज के विकसित। अगर हम मान लीजिए आप कोई चीज है, अगर आप बेहतर सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो क्या आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से विकसित हैं, नहीं है ना। तो जो विकसित है उसमें पहले नंबर पर सेवा, दूसरे नंबर पर उद्योग, तीसरे नंबर पर कृषि। क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर कृषि। और वहीं अगर हम करते हैं बात पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे पहले सबसे ज्यादा किस चीज की प्राथमिकता दी जाती है, वहां क्या है, कृषि है। कृषि के बाद उद्योग और तीसरे नंबर पर सेवा। अर्थात ये हमारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं। और एक हुआ विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। और इसके लिए हमने बताया 3 चीजें, कौन कौन सी, कृषि, कौन कौन सी, कृषि, उद्योग और सेवा। अर्थात जहां जिस चीज का ज्यादा विस्तार होगा, जहां जिस चीज की ज्यादा सेवाएं मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों में है जहां पर सेवा का ज्यादा महत्व दिया जाता है, लोगों को अधिक से अधिक सेवा मिल सके, लोगों की अधिक से अधिक जरूरतें पूरी हो सके। दूसरे नंबर पर उद्योग, दूसरे नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पर कृषि, तीसरे नंबर पर कृषि। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जो विकासशील देश हैं, विकासशील सबसे पहली प्राथमिकता किसको देता है, उद्योग को, दूसरी कृषि को और तीसरी सेवा को। लेकिन जो अल्प विकसित हैं, अल्प विकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था, वो पहली प्राथमिकता किसकी देते हैं, कृषि, फिर उद्योग, फिर उसके बाद सेवा। किसकी, सेवा। तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से देश आ जाते हैं, और अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया ना। वैसे अमेरिका लिख लीजिए, ब्रिटेन लिख लीजिए, जापान लिख लीजिए, कनाडा लिख लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। यहां पर कैसी अर्थव्यवस्था है, इन देशों ने कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई है, अपनाई नहीं, हालांकि ये पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं ना, तो इनकी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। कुछ प्रमुख देश हैं, कौन कौन से, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया और कनाडा हो गया। वहीं आगे हम बात करते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है, जैसे ब्राजील हो गया, क्या हो गया, ब्राजील हो गया, भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। जहां पर कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील। कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं अल्प विकसित, जैसे नाइजीरिया हो गया, सूडान हो गया, कांगो हो गया, सूडान हो गया, नाइजीरिया हो गया, कांगो हो गया। देखिए दूसरे शब्दों में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, जैसे कहा गया कि जहां पर सेवा क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है,
या जैसे कहा जाए जहां पर सेवा क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम होती है वहां की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर सेवा क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम होती है वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, विकसित। कैसी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए जहां पर उद्योग क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम एवं सेवा क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है, विकासशील। तो इनको वन लाइनर यहां से लिख लेना इसी फिगर के माध्यम से। लेकिन कहा जाए जहां पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी अधिकतम एवं सेवा क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है, अल्प विकसित, या इसी को हम क्या कहते हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।